हेलो दोस्तों, आज है 27 जून 2025 और आज के द हिंदू के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे मुख्य परीक्षा के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बेहतर करेंगे, उन सारे आर्टिकल्स पे हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाल ही में अमेरिका ने जो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन फ्रेमवर्क को वापस ले लिया है उसके बारे में, कि क्या इस डिफ्यूजन फ्रेमवर्क को वापस लेने से अमेरिकी रणनीति में कोई तब्दीली आई है या फिर अमेरिकी रणनीति का केवल स्वरूप बदला है, उद्देश्य वही है। इसके बाद हम भारत में टीकाकरण के मामले में बात करेंगे। इसके साथ साथ आप जो ईरान इजराइल संघर्ष की पृष्ठभूमि देख ही रहे हैं, तो उसमें हम कूटनीति बनाम सैन्यवाद के मामले में भी देखेंगे कि वर्तमान में पश्चिम एशिया के संदर्भ में क्या कूटनीति एक सही कदम हो सकता था, जो सैन्यवाद के रूप में हमें अभी देखने को मिला है। तो इस सैन्यवाद की वजह से पश्चिम एशिया में किस प्रकार से एक अस्थाई अशांति को बढ़ावा मिल सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आज के आर्टिकल में हम किल्लाड़ी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है हम उसके बारे में बात करेंगे कि इस आर्कियोलॉजिकल साइट से जो संबंधित रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है, उस रिपोर्ट से संबंधित क्या विवाद है, किस प्रकार से ये हमारे देश में सांस्कृतिक कूटनीति को प्रभावित करता है। और हर आर्टिकल के लास्ट में आपको मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका आंसर लिख के आप मेरे यूपीएससी के आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और आज के डिस्कशन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहला जो आर्टिकल है ये अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो प्रसार की नीति है उससे संबंधित है। अब ये आर्टिकल आपके जीएस के सिलेबस में, जीएस पेपर 2 में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी है, इन सब से जुड़ता है। साथ ही साथ आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले टॉपिक से भी जोड़ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति से भी जोड़ सकते हैं, साइबर सुरक्षा से भी जोड़ सकते हैं। देखिए, अमेरिका ने अपना एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क वापस लेने का निर्णय लिया है और ये एक बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम है। ये जो नीति थी दोस्तों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को परमाणु हथियारों की तरह सीमित और नियंत्रित करने की कोशिश थी। अब इस नीति की पूरे विश्व में काफ़ी आलोचना हुई, तो इन सारी आलोचनाओं के बाद अमेरिका ने इस नीति को त्याग दिया है, लेकिन फिर से अमेरिका उसी नीति को एक नए स्वरूप में लागू कर रहा है। हम देखते हैं, अब अमेरिका प्रतिबंध की बजाय तकनीकी सीमाओं पर, ट्रैकिंग पर और सॉफ्टवेयर नियंत्रण पर बल दे रहा है। तो इस पूरे आर्टिकल में दोस्तों जो भी ज़रूरी बातें की गई हैं उन सब पे हम एक एक करके चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क क्या था और यह विफल क्यों रहा। तो अमेरिका ने मार्च 2024 में एक ढांचा प्रस्तावित किया था। इस ढांचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकने से संबंधित प्रावधान थे। तो ये दोस्तों जिस तरीके से परमाणु अप्रसार नीति है उसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। यानी अमेरिका जिस तरीके से परमाणु अप्रसार की नीति अपनाता है, ऐसे देशों के पास परमाणु हथियार विकसित ना करने की पहल करता है जो देश जिन देशों में अस्थायित्व तो नहीं है, जैसे आपने ईरान के संदर्भ में देखा था। तो इसी प्रकार की नीति उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में भी अपनाने की कोशिश की थी। इस पूरी नीति का उद्देश्य था जो शत्रु देश थे, जैसे चीन और रूस हो गए, उन देशों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहुंचने से रोकना। लेकिन अपनी इस नीति में अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों पर भी सीमाएं लगा दी। तो इसकी आलोचना हुई क्योंकि यह वैश्विक नवाचार और लोकतांत्रिक देशों की तकनीकी संप्रभुता को बाधित करता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विश्व में जी रहे हैं जहाँ पे लोकतंत्र एक सर्वव्यापी व्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। तो जितने भी देश लोकतांत्रिक हैं उनके पास इस बात की संप्रभुता होनी चाहिए कि वो अपने देश के सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से, अपने देश के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के हिसाब से जो भी तकनीकी उनके लिए उचित हो उस तकनीकी को वो अपनाएं। तो अगर अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों पर भी, इन लोकतांत्रिक देशों पर भी किसी तकनीक को अपनाने के संदर्भ में लिमिटेशंस लगाएगा, सीमाएं लगाएगा, तो वो उन लोकतांत्रिक देशों के तकनीकी संप्रभुता को बाधित करेगा और इससे हमारे विश्व व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो अमेरिका ने एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क को तो त्याग दिया, लेकिन एक नई रणनीति अपनाई है जिसमें अमेरिका प्रतिबंधों की बजाय अब निगरानी पर ज़्यादा बल दे रहा है। अब देखिए, पहले एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क में अमेरिका सीधे प्रतिबंध लगाने की बात करता था, लेकिन अब अमेरिका तकनीकी स्तर पर नियंत्रण बना रहा है।
तो मार्च 2025 के जो नए प्रस्ताव हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की बात की गई है। फिर जीपीयू जो कि एक विशेष प्रकार के चिप्स होते हैं, इनको आत्मनष्ट करने की क्षमता देने की भी योजना बनाई गई है, ताकि जब भी वो किसी गलत उपयोगकर्ता के पास पहुंच जाए या किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिसके पास वो तकनीक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, तो ये चिप्स खुद ही को नष्ट कर लें। तो अमेरिकी नीति में जो नया दृष्टिकोण हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि अमेरिकी तो तकनीक साझा करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि इन तकनीकों का इस्तेमाल अमेरिका के नियमों के अनुसार हो, ना कि उन देशों के नियमों के अनुसार जिन्होंने उस तकनीक को अपनाया है। तो ये नए दृष्टिकोण निकल के सामने आ रहा है। अब अमेरिका की ये जो रणनीति है वो स्वतंत्र देशों के लिए काफ़ी जोखिम भरी है, क्योंकि जब एआई चिप्स को कंट्रोल किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, तो इससे डेटा प्राइवेसी का हनन हो सकता है। इसके साथ साथ जो वैध उपयोग करता है उनके मन में भी चिंताएं उभर के आ सकती हैं कि क्या अमेरिका मेरे डेटा को ट्रैक कर रहा है। तो इस प्रकार से इस नीति की वजह से जो वैश्विक स्तर पे अलग अलग देश तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रयास कर रहे हैं, इस तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रयास पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ ये जो रणनीति है ये अमेरिका के मित्र देशों जैसे भारत, जर्मनी और जापान, इनको भी अमेरिकी तकनीक से दूर कर सकता है, क्योंकि जब भी डेटा प्राइवेसी का हनन होता है, और भारत जैसे देशों में विशेष करके जहां हम देखते हैं कि 2017 में निजता के अधिकार को यानी राइट टू प्राइवेसी को हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया, और ये सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी केस में डिक्लेयर किया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे देश जहाँ पे निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, तो ऐसे देशों में डेटा प्राइवेसी के हनन का अगर खतरा है तो ऐसी रणनीति वो देश कभी नहीं अपनाएगा, और हो सकता है इस रणनीति की वजह से जो मित्र देश हैं वो भी अमेरिका से अपनी दूरी बनाए। तो इस नीति से हमें पता ये चलता है कि अमेरिका ने अपनी पिछली विफलताओं से कुछ भी नहीं सीखा है। तो इसमें आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें लेखक ने ये बताया है कि अमेरिका ने केवल अपनी नीति का मुखौटा बदला है, क्योंकि पहले अमेरिका जो प्रतिबंध इस्तेमाल करता था, अब प्रतिबंध की जगह वो ट्रैकिंग यूज़ कर रहा है। तो नीतिगत दृष्टिकोण वही है, लेकिन उसके टूल्स बदल दिए गए हैं। तो एआई प्रसार की ये जो नीति है ये अमेरिका को खुद ही अलग थलग कर सकती है, इस बात पे भी ये लेखक हमारा ध्यान खींचते हैं। तो इस पूरी रणनीति का वैश्विक तकनीकी व्यवस्था पर प्रभाव ये पड़ेगा कि चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं जिन्हें अमेरिका शत्रु देशों के रूप में कंसिडर करता है, तो चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रेरित हो रही हैं, जिसका उदाहरण आपको डीप सीक देखने को मिलेगा, जो पूरी तरह से चीन के घरेलू चिप्स पर विकसित किया गया है। इसके साथ साथ पश्चिमी सहयोगियों में भी अमेरिकी वर्चस्व के प्रति असहजता बढ़ रही है। तो ये भी अमेरिका के लिए एक अच्छी बात नहीं है, और इस पूरी रणनीति के बाद भारत जैसे देश के लिए यह एक अवसर हो सकता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक स्वतंत्र नीति को अपनाएं और अपने देश में तकनीकी स्वायत्तता पर निर्भर रहें। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ड्यूअल यूज़ तकनीक है जो न केवल वैज्ञानिक क्षेत्रों में बल्कि सामाजिक और सैन्य सभी क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। तो अमेरिका की ये जो रोक टोक आधारित नीति है ये विश्व में अविश्वास पैदा करेगी अलग अलग देशों के बीच में, विश्व में तकनीकी ध्रुवीकरण को बढ़ावा देगी। तकनीकी ध्रुवीकरण का मतलब दोस्तों कि एक ही प्रकार की तकनीकी अपनाने के आधार पे जब देश गुटबंदी करने लग जाएंगे तो इसको हम तकनीकी ध्रुवीकरण कह सकते हैं। जैसे एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का ध्रुवीकरण हो सकता है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे रशिया और चाइना जैसे देशों का ध्रुवीकरण हो सकता है जो साम्यवादी देश हैं। तो इस वजह से ये जो रोक टोक आधारित नीति है यह विश्व में तकनीकी ध्रुवीकरण को भी बढ़ा सकती है। तो भारत जैसे देश को चाहिए कि वो एक लोकतांत्रिक और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीति विकसित करे, ताकि जो हमारे देश में नवाचार और नैतिकता दोनों का संतुलन बना रहे। ऐसा न हो कि हम नवाचार के लिए हम नैतिकता को ताक पे रख दें। तो समाज में नैतिकता और नवाचार दोनों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोस्तों चर्चा थी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क से संबंधित, और इस पूरे चर्चा के आधार पे आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख के मेरे यूपीएससी के आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे भारत में टीकाकरण के बारे में। अब ये जो आर्टिकल है ये आपके यूपीएससी के सिलेबस के जीएस पेपर 2 में शासन एवं नीति से,
स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता से, योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ता है। साथ ही साथ जीएस पेपर 3 में ये आपके सामाजिक विकास से भी जुड़ता है, जनसंख्या से जुड़ता है और डेटा आधारित नीति से भी जुड़ता है। अब देखिए, इस आर्टिकल का सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। भारत में 2023 में लगभग 1.44 मिलियन बच्चों ने डीटीपी वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं ली थी। तो ऐसे बच्चे जिनको डीटीपी वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं मिलती है, ऐसे बच्चों को हम ज़ीरो डोज कहते हैं। तो वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि टीकाकरण में हमें प्रगति देखने को मिल रही है, लेकिन भारत में इन ज़ीरो डोज वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो ये हमारे लिए एक चिंताजनक स्थिति पैदा करती है। खासकर ये जो बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी है वो ऐसे सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में हुई है जो सामाजिक रूप से हाशिए पे है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इसी समस्या के क्या कारण हैं और इस समस्या के कारणों का, इस समस्या का निराकरण करने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल हमारा ध्यान खींचता है। तो एक एक करके हम सारी ज़रूरी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि ज़ीरो डोज बच्चों की संख्या क्यों महत्वपूर्ण है। तो ज़ीरो डोज बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने डीटीपी की पहली खुराक तक नहीं ली है। डीटीपी में आप देखेंगे डी फॉर डिफ्थीरिया है, टी से टेटनस है और पी से पर्ट्यूसिस है। तो ज़ीरो डोज बच्चों की बढ़ती हुई संख्या एक प्रमुख संकेतक है कि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में असमानता बढ़ रही है। वैश्विक औसत 75% टीकाकरण कवरेज के बावजूद भारत का जो प्रदर्शन है, भारत में जो ज़ीरो डोज वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ये असंतोषजनक है। अब देखिए, भारत 2023 में 1.44 मिलियन ज़ीरो डोज बच्चों के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि पहले स्थान पे कौन सा देश है जहाँ पे ज़ीरो डोज वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो दूसरा सवाल जो इसमें इस लेख में उठाया गया है वो ये कि ये संख्या पहले से बढ़ी है या घटी है। तो अगर आप इस पूरे डेटा को देखेंगे तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि दीर्घकालिक प्रवृत्ति में हालांकि सुधार हुआ है, लेकिन कोविड-19 के बाद इसमें पुनः वृद्धि हमें देखने को मिली है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो दोस्तों, ज़ीरो डोज वाले बच्चों की बढ़ते हुए बच्चों की समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन कौन से राज्य हैं, आइए उन पर एक बारी नज़र डालते हैं। दोस्तों, इनमें आप सबसे देखेंगे अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में आप मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य भी देखेंगे, जहां पे उच्च जोखिम हमें देखने को मिल रहा है। तो इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व, जनजातीय क्षेत्र होने की वजह से और प्रवासी जनसंख्या होने की वजह से ये जो समस्या है एक मुख्य चुनौती बन जाती है। तो दोस्तों, इस ज़ीरो बच्चों वाली समस्या के रिपोर्ट को अगर हम देखें तो इससे हम क्या ये कह सकते हैं कि लैंगिक, जातीय और क्षेत्रीय असमानता कम हो रही है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जब हम ज़ीरो डोज वाले बच्चों की संख्या पर गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लैंगिक, जातीय और क्षेत्रीय असमानता कम हो रही है। देखिए, इस कहने का मतलब ये है कि लिंग के आधार पर ज़ीरो डोज वाले बच्चों की संख्या में कमी आ रही है। वहाँ पे पुरुष और महिला, मेल और फीमेल बच्चों में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हमें देखने को नहीं मिल रही। छोटी जो जातियां हैं उनमें हमें ये समस्या ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को नहीं मिल रही। तो ये क्षेत्रीय असमानता जो है वो कम तो हो रही है, लेकिन अभी भी हमारे समाज के गरीब तबके, हमारे समाज में जो कम शिक्षित माताएं हैं, हमारे समाज के जनजातीय समुदाय और मुस्लिम परिवारों में अभी भी ज़ीरो डोज बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो इस वजह से ये हमारा ये नीति होनी चाहिए कि हम शहरी मलिन बस्तियों और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें और इस तरीके से हम सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य प्रणाली की पहुंच में ये जो असमानता है उस असमानता को समाप्त कर सकते हैं और ज़ीरो डोज वाले बच्चों की संख्या के संबंध में हमारा जो ये इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 है इसको पूरा कर सकते हैं। तो भारत WHO के इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 को पूरा कर पाएगा या नहीं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो 2019 के तुलना में देखिए, इस पूरे एजेंडे का लक्ष्य है 2019 की तुलना में ज़ीरो डोज वाले बच्चों की संख्या को आधा करना। अब 2023 की संख्या देखेंगे तो अभी भी 2019 की संख्या के लगभग आसपास ही है। तो इससे ये पता चलता है कि अभी भी हमारे देश के अंदर स्थायी और दीर्घकालिक प्रयासों की ज़रूरत है, जैसे बड़े स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाए,
जो लोगों में टीका संकोच है उसको दूर किया जाए। यानी अभी भी हमारे समाज के कुछ तबके ऐसे हैं, हमारे देश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे टीका को लेके काफ़ी संकोच देखने को मिलता है, वो इसे अच्छे तरीके से नहीं देखते। तो इस टीके संकोच को दूर करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ डिजिटल रजिस्ट्रेशन में भी सुधार करने की ज़रूरत है। तो IA यानी इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 की पूर्ति के लिए अगले 5 वर्षों में हमें बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। तो इस पूरी चर्चा का दोस्तों निष्कर्ष यह है कि भारत ने दशकों में टीकाकरण में बड़ी उपलब्धियां पाई है, लेकिन ज़ीरो डोज वाले बच्चों की बढ़ती हुई संख्या ये दिखाती है कि हमारे देश में कमी रही है इस दिशा में, और हमारे देश में समाज का एक जो है तबका वो पीछे छूट रहा है। तो अगर भारत को इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो भारत को लक्षित और सशक्त नीतिगत हस्तक्षेप अपनाना पड़ेगा, खासकर गरीब, जनजाति और हाशिए पर खड़े समुदायों के संदर्भ में। तो ये दोस्तों टीकाकरण से संबंधित हमारा चर्चा था। इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, और इस प्रश्नों का जवाब आपको ज़रूर देना चाहिए ताकि आप अपने आंसर राइटिंग को सही दिशा में लेके आगे बढ़ सकें। अगला जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, वो एक रणनीतिक भूल के बारे में हमें बताता है, और यह आर्टिकल ईरान इजराइल युद्ध के संबंध में है। ये आर्टिकल आपके GS पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ता है, पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका से जुड़ता है, और कूटनीति बनाम सैन्यवाद से जुड़ता है। साथ ही साथ इसे आप GS पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा से और अंतर्राष्ट्रीय संकट, परमाणु अप्रसार, युद्ध की रणनीति, इन सारे टॉपिक से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है समझते हैं। 12 दिन तक जो इजराइल ईरान युद्ध चला, उसके बाद अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा की। तो इस घोषणा से पश्चिम एशिया में अस्थायी राहत तो आई है, लेकिन इस आर्टिकल में ये तर्क दिया गया है कि इजराइल की आक्रामक सैन्य रणनीति और अमेरिका की निष्क्रियता ने पश्चिम एशिया में एक अस्थिर और एक अनिश्चित भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो एक एक करके हम सारे मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। दोस्तों, इस युद्ध के कारण अमेरिका ने और इजराइल ने, इन दोनों ने जो ईरान पे हमला किया है, तो क्या इजराइल ने युद्ध में रणनीतिक जीत प्राप्त की? तो इजराइल ने हालांकि हमास, हिजबुल्लाह, हूथी विद्रोहियों और ईरान के परमाणु ठिकानों पर कड़ी कार्रवाई की, लेकिन अधिकांश हमले जो थे वो फेरिक विक्ट्रीज थे। फेरिक विक्ट्रीज दोस्तों, इसको हम ऐसी विजय जो कि नाशकारी होती है। अब ये नाशकारी विजय क्यों थी? क्योंकि इजराइल को भारी मानवीय और कूटनीतिक लागत इसकी चुकानी पड़ी। अब इस हमले से, इस युद्ध से ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल कुछ महीनों के लिए रुका है, ना कि स्थायी रूप से नष्ट हुआ है। हालांकि इसमें युद्ध के बाद आप देखेंगे कि अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने भी कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ ही महीनों के लिए बाधित हुआ है, इसका अस्थायी समापन नहीं हो पाया है। तो क्या इजराइल ने इस युद्ध में रणनीतिक जीत प्राप्त की? तो इस पूरे लेख के अनुसार हमारा जवाब होगा नहीं। दूसरा सवाल ये आर्टिकल उठाता है कि क्या यह युद्ध इजराइल के आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को नुकसान पहुंचाता है? तो देखिए, इजराइल की जो अति दक्षिणपंथी सरकार है, उसने घरेलू विरोध और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों की आलोचना को दरकिनार करते हुए इस युद्ध को आगे बढ़ाया था। तो नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हो सकता है कि भ्रष्टाचार मामलों की सुनवाई फिर से शुरू हो सकती है, और वैसे ही आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ एक गाज़ा अटैक को लेकर पहले से ही मामला चल रहा है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ कई मुकदमे लंबित हैं, लेकिन इन सारे मुकदमों की उपेक्षा की गई है जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध से इजराइल के आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को ज़रूर ही नुकसान पहुंचता है। अब इस पूरे मामले में अमेरिका की भूमिका क्या रही, इस पर भी ये लेख हमारा ध्यान खींचता है। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा की और उसको युद्ध में एग्जिट स्ट्रैटेजी भी दिया, लेकिन अमेरिका एक और फॉरएवर वार में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए वह सीमा के पास रहकर ही हस्तक्षेप करता रहा, और अंततः ट्रंप को ईरान के प्रतीकात्मक जवाबी हमले के बाद युद्ध विराम की घोषणा करनी ही पड़ी। तो अमेरिका की भूमिका निष्क्रिय तो रही ही है। फिर इस पूरे लेख में ये बताया गया है कि सैन्यवाद के अलावा क्या कूटनीति एक बेहतर विकल्प हो सकती थी। इस लेख में यह कहा गया कि अमेरिका को चाहिए था कि वह ईरान को आर्थिक लाभ का क्रेडिबल प्रस्ताव दे और एक दीर्घकालिक परमाणु नियंत्रण समझौता करे। साथ ही साथ उसने इजराइल के बिना परिणामों की बमबारी नीति को रोकना चाहिए था। इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के ऊपर बिना परिणामों की बमबारी की, उस नीति की पूरे विश्व में आलोचना की गई, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा लोगों की क्षति हुई, जान माल की क्षति हुई, और एक और मानवाधिकार का संकट उभर के आया है। तो अमेरिका ने इस नीति
कोई भी आलोचना नहीं की, इस नीति को नहीं रोका। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि अमेरिका को इजराइल की इस बिना परिणामों वाली बमबारी की नीति को रोकना चाहिए था। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इजराइल बेपरवाह बमबारी अगर करता रहा तो पश्चिम एशिया में स्थिरता की कोई भी उम्मीद हमें अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो सीज़ फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, क्या ये पश्चिम एशिया में स्थायी शांति ला सकेगा? तो इस आर्टिकल के हिसाब से इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब तक इजराइल और अमेरिका विजेता की तरह व्यवहार करते रहेंगे, ईरान और उसके समर्थक इसे राजनीतिक अवसर की तरह देखेंगे। तो शांति और पुनर्निर्माण की बजाय अगर अमेरिका और इजराइल ये दोनों विजय का जश्न मनाते हैं तो पश्चिम एशिया एक बार फिर से संघर्षों के चक्र में लौट जाएगा। अफ़गानिस्तान, लीबिया और इराक, इन सभी जगहों में अमेरिका की रणनीति विफल हुई थी और पश्चिम एशिया में ईरान के संदर्भ में भी यही गलती दोहराई जा रही है, ऐसा इस लेख के लेखक का मानना है। तो दोस्तों, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि इस लेख में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि पश्चिम एशिया की स्थिरता केवल सैन्य शक्ति से नहीं आएगी, बल्कि जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों को कूटनीतिक, व्यावसायिक और मानवीय दृष्टिकोण से समझदारी दिखानी होगी। अगर अमेरिका, ईरान और इजराइल यथार्थवाद और आत्मनियंत्रण दिखाए तभी शांति संभव है, अन्यथा पश्चिम एशिया एक बार फिर से संघर्षों के चक्र में लौटेगा और ये संपूर्ण विश्व के लिए खतरा होगा। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर दोस्तों, आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि हालिया इजराइल ईरान संघर्ष ने अमेरिका की मध्य पूर्व नीति की सीमाओं को उजागर किया है, स्पष्ट कीजिए। अगला जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है किल्लाडी के बारे में, जो हालिया विवाद हुआ है उसके संदर्भ में। अब ये आर्टिकल आपके जीएस पेपर 1 से भारतीय संस्कृति से जुड़ता है, संगम युग से जुड़ता है और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण से जुड़ता है। साथ ही साथ इसको आप जीएस पेपर 2 में संघीय संबंध से भी जोड़ सकते हैं, जहाँ पे केंद्र राज्य टकराव, सांस्कृतिक अधिकार, ये सारे मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल का अगर हम संदर्भ देखें तो केलाडी तमिलनाडु का एक पुरातात्विक स्थल है, जहां 2014 से खुदाई में एक उन्नत प्राचीन नगरी की खोज हुई थी। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रमुख पुरातत्वविद के अमरनाथ रामकृष्ण से उनकी रिपोर्ट को संशोधित करने को कहा है। तो इस वजह से एक राजनीतिक बहस छिड़ गई है और क्षेत्रीय अस्मिता यानी क्षेत्रीय अहंकार का जो टकराव है वो फिर से एक बारी उभर कर हमारे सामने आया है। तो एक एक करके दोस्तों जो भी ज़रूरी बातें हैं इस आर्टिकल में उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किल्लाडी खुदाई की शुरुआत कैसे हुई थी। तो 2014 में के अमरनाथ रामकृष्ण ने वैगई नदी के किनारे लगभग 100 से ज़्यादा स्थलों की पहचान की थी। किल्लाडी में लगभग 7500 से ज़्यादा अवशेष हमको देखने को मिले। इसमें आप दीवारें देख सकते हैं, जल निकासी प्रणाली देख सकते हैं, कुएं देख सकते हैं। तो इन सारे अवशेषों की उपस्थिति एक उन्नत शहरी सभ्यता का प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो जब इस साइट का कार्बन डेटिंग किया गया तो ये संगम काल से जुड़ी हुई मानी गई, जिसका कालखंड आप देखेंगे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व है। तो इस पूरी खुदाई का एक विशेष बात यह है कि इस स्थल पे हमें धार्मिक प्रतीकों का अभाव देखने का मिलता है। इस वजह से इस बात की परिकल्पना की गई कि ये एक धर्मनिरपेक्ष संस्कृति होगी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और रामकृष्ण के बीच में टकराव क्यों हुआ। तो रामकृष्ण ने 2014-16 की खुदाई का विवरण अपने 942 पृष्ठों की रिपोर्ट में दिया। एएसआई ने 2025 में उन्हें इस रिपोर्ट को संशोधित करने को कहा, क्योंकि उसमें कुछ तारीखें बहुत ज़्यादा पहले की प्रतीत हुई। साथ ही साथ एएसआई ने इसमें फर्दर साइंटिफिक वैलिडेशन की मांग की। तो रामकृष्ण ने इन सारे प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। जो एएसआई ने उनको अपनी रिपोर्ट को संशोधित करने को कहा था उसको रामकृष्ण ने अस्वीकार किया और रामकृष्ण ने कहा कि उनके जो भी निष्कर्ष हैं वो एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री व स्ट्रेटिग्राफी पर आधारित है। अब एएमएस यानी एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, देखिए ये एक अति संवेदनशील वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग कम से कम मात्रा में भी जो मौजूद होते हैं आइसोटोप्स, विशेषकर परमाणु, उनकी पहचान करना और उनका मात्रात्मक विश्लेषण करना, ये इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से जो कार्बन 14 की तकनीक है, जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक अवशेषों की उम्र को जानने में सहायक होती है, इनके लिए एएमएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर थोड़ी सी भी परमाणु की मात्रा, आइसोटोप की मात्रा मौजूद है तो उससे भी जो है वो कालखंड का पता लगाया जा सकता है। अब ये तकनीक क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए ये जो तकनीक है वो सामान्य रेडियो कार्बन डेटिंग की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा संवेदनशील होती है।
ये 1 मिलीग्राम से भी कम नमूने से सही परिणाम दे सकती है। तो इसका उपयोग कई सारे मामलों में किया जाता है, जैसे पुरातत्व में आप देखेंगे किसी अवशेष की आयु ज्ञात करने में, फिर पर्यावरण विज्ञान में प्रदूषकों की पहचान करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ बायोमेडिकल रिसर्च में रेडियो ट्रेसिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रामकृष्ण ने जो आर्कोलॉजिकल सर्वे है, उन्होंने जो रिपोर्ट को संशोधित करने की बात कही थी उसको अस्वीकार कर दिया। अब इससे एक विवाद निकल के आता है। तो दोस्तों, ये जो विवाद है, क्या ये विवाद केवल वैज्ञानिक है या इसमें राजनीति भी जुड़ी हुई है? तो आइए इस पे हम बात करते हैं। देखिए, तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों ने इसे तमिल विरासत को दबाने की कोशिश बताया। रामकृष्ण ने इस किल्लाड़ी स्थल का जो संबंध है वो संगम काल से जब जोड़ा और एएसआई ने इस रिपोर्ट को संशोधित करने को कहा, तो इस पूरे विवाद को तमिलनाडु के राजनीतिक पार्टियों ने तमिल विरासत को दबाने की कोशिश बताई, क्योंकि संगम काल आप देखेंगे तमिलनाडु के क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलता है। अब केंद्र सरकार पर राजनीतिक उद्देश्य से पुरातत्व को प्रभावित करने का भी आरोप तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं। डीएमके ने इस पूरे रिपोर्ट में संशोधन का विरोध किया, जबकि एआईडीएमके प्रारंभ में चुप रही, लेकिन बाद में साक्ष्य के समर्थन की इन्होंने मांग की। तो ये केवल एक रिपोर्ट नहीं दोस्तों, ये एक सांस्कृतिक पहचान बनाम केंद्र की नीति की लड़ाई बन गया है। तो ये जो रामकृष्ण की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने कि एक रिपोर्ट से आगे बढ़ के एक सांस्कृतिक पहचान बनाम केंद्र की नीति की लड़ाई बन गया। अब राज्य सरकार की खुदाई और इस रिपोर्ट से क्या समाधान हुए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 2017 में इस स्थल की खुदाई के तीसरे चरण में केंद्र ने पुरातत्वविदों को बदल दिया, आर्कियोलॉजिस्ट्स को बदल दिया। तो मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य की आर्कियोलॉजी विभाग खुद खुदाई करे। 2019 में राज्य की रिपोर्ट ने दावा किया कि किल्लाड़ी संगम युग की नगरीय सभ्यता का प्रमाण है, जिसे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से एक 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में रख सकते हैं। अब लेकिन ये जो एएसआई की हालिया आपत्ति है और हालिया विवाद है, उसने इस समाधान की जगह इस पूरे विवाद को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, निष्कर्ष हमारा ये है कि किल्लाड़ी विवाद भारत में इतिहास, पहचान और राजनीति के त्रिकोण का प्रतीक बन गया है। किस तरीके से इतिहास, किस तरीके से एक क्षेत्र के लोगों के सांस्कृतिक पहचान और किस तरीके से राजनीति, इन तीनों के बीच में हमें टकराव देखने को मिल रहा है। अगर वैज्ञानिक निष्पक्षता और सांस्कृतिक विविधता को एक साथ संरक्षित किया जाए, तो किल्लाड़ी जैसे स्थल भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिन भी वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पक्ष में उसके बारे में एक निष्पक्ष अवधारणा बनाई जाए, एक निष्पक्ष जो है वो कंसेंसस बनाया जाए लोगों के बीच में। साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता भी हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे देश की वैश्विक छवि को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है और ये हमारे सॉफ्ट पावर की नीति में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इस्तेमाल में आती है। तो हमारे देश में वैज्ञानिक निष्पक्षता को और सांस्कृतिक विविधता को साथ साथ संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है, तब क्योंकि किल्लाड़ी जैसे जो स्थल हैं ये हमारे भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर दोस्तों, आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं और मेरे यूपीएससी वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। अब किल्लाड़ी की जो खोज हुई है और संगम युग, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किल्लाड़ी के बारे में मुख्य बातें क्या है। तो ये जो किल्लाड़ी स्थल है वो दक्षिणी तमिलनाडु के शिवगंगा ज़िले में एक छोटा सा गांव है। ये मंदिर शहर मदुरै से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है और वैगई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 2015 में हुए उत्खनन से इस बात को साबित किया गया कि संगम युग में तमिलनाडु में वैगई नदी के तट पर एक शहरी सभ्यता मौजूद थी। अब इस स्थल की खोज के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, आइए बात करते हैं। एएसआई द्वारा पहले 3 दौरे किए गए, तो उनमें और फिर खुदाई के 8 दौरों में इन सब से 18,000 से अधिक कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और आप इन कलाकृतियों को अगर देखेंगे तो ये बहुत ही अनूठी है और इन कलाकृतियों को हाल ही में खोले जाने वाले संग्रहालय में प्रदर्शित भी किया जाएगा। मिट्टी के बर्तनों के ढेरों के मिलने से मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग के अस्तित्व का पता चलता है, जो ज़्यादातर स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल से बनाए जाते थे। यहाँ पे तमिल ब्राह्मी शिलालेखों वाले 120 से ज़्यादा बर्तन के टुकड़े भी पाए गए। तो किल्लाड़ी और अन्य स्थलों पर पाए गए 1000 से ज़्यादा उत्कीर्णित बर्तनों के टुकड़े स्पष्ट रूप से इस लिपि के लंबे समय तक अस्तित्व में रहने का संकेत देते हैं। इसके अलावा स्पिंडल वर्ल है, फिर तांबे की सुइयाँ हैं, टेराकोटा सील है, सूत के लटकते पत्थर हैं, टेराकोटा गोले और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो
स्थल पे उद्योग के विभिन्न चरणों का सुझाव देते हैं। यहाँ पे कई सारे उद्योग भी थे जिसमें आप रंगाई उद्योग देखेंगे, कांच के मन के उद्योग देखेंगे, साथ ही साथ सोने के आभूषण, तांबे की वस्तुएं, जो बहुमूल्य पत्थर हैं, हाथी के दांत के कंघे हैं, किल्लाड़ी लोगों की कलात्मक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और खुशहाल जीवन शैली को भी दर्शाते हैं। यहाँ पे एगेट और कार्नेलियन मोतियों से यह भी पता चलता है कि इनका आयात वाणिज्यिक नेटवर्क के माध्यम से किया जाता था, जबकि टेराकोटा और हाथी दांत के पासे जो हैं उनके शगल के शौक का पता बताते हैं। तो इन सारे निष्कर्षों का दोस्तों महत्व क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं संगम युग के साथ इनका संबंध पता चलता है। संगम युग प्राचीन तमिलनाडु के इतिहास का एक काल है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है, और इसका नाम उस समय के मदुरै के कवियों की प्रसिद्ध संगम सभाओं से लिया गया। तो एएसआई की जो हालिया रिपोर्ट है उसने इन पुरातात्विक निष्कर्षों के आधार पर संगम काल को 800 ईसा पूर्व बताया है। तो किल्लाड़ी जो है वो लौह युग और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तथा उसके बाद के सांस्कृतिक विकास के बीच लुप्त कड़ियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान कर सकता है। फिर सिंधु घाटी के साथ संभावित संबंधों के बारे में किल्लाड़ी स्थल की बात करें तो खुदाई में जो किल्लाड़ी कलाकृतियाँ मिली हैं इसने शिक्षाविदों को इस स्थल पर वैगई घाटी सभ्यता का हिस्सा बताने के लिए प्रेरित किया है। इन सारे निष्कर्षों ने सिंधु घाटी सभ्यता के तुलना को भी आमंत्रित किया है, जबकि दोनों स्थानों के बीच में लगभग 1000 वर्षों का सांस्कृतिक अंतर है, इस बात को स्वीकार किया गया। अब ये अंतराल दक्षिण भारत में लौह युग की सामग्री से भरा गया है और जो अवशिष्ट कड़ी के रूप में काम करता है। तो ये जो पूरी सभ्यता थी ये एक मेहनती और उन्नत सभ्यता के रूप में सामने आई है। इसने प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दौरान तमिलनाडु में शहरी जीवन और बस्तियों के साक्ष्य दिए हैं। तो किल्लाड़ी को लेकर विवाद क्या था, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संभावित संबंधों की रिपोर्ट के बाद तीसरे दौर में कोई भी महत्वपूर्ण खोज नहीं हुई, तो इससे उत्खनन निष्कर्षों को कमतर आंकने के प्रयास के रूप में देखा गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बात में हस्तक्षेप किया और तमिल सभ्यता के इतिहास के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए एएसआई के स्थान पर उन्होंने जो मद्रास का अपना पुरातत्व विभाग है राज्य का, तमिलनाडु राज्य का अपना जो राज्य का पुरातत्व विभाग है उससे खुदाई करवाने की बात की। तो ये पूरी दोस्तों किल्लाड़ी स्थल से संबंधित सूचनाएं थी जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। आप ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं किल्लाड़ी स्थल की जो वहाँ पे मिली हैं। आप अगर इसका लोकेशन आप देखें मैप पे तो ये रहा किल्लाड़ी, ये देख सकते हैं आप, मदुरै से बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये दोस्तों आज का पूरा डिस्कशन था जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उन सबको मैंने आपके साथ बहुत विस्तार से डिस्कस किया। कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स थे जो बार बार रिपीटेटिव हो रहे थे, इसको मैंने पहले आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो मैंने उन आर्टिकल्स को स्किप किया क्योंकि दोबारा एक ही बात को डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है ना। तो इस पूरे डिस्कशन का अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको इसका पीडीएफ मिलता है। साथ ही साथ आंसर राइटिंग वाले ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।